डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डायरेक्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू कर देते हैं। कोई भी वन शॉट देख लो तुम यूट्यूब पे, हर एक वन शॉट, कोई भी लेक्चर देख लो तुम, सब में आधा अधूरा दे रखा है। तुम्हें पता है ऑफलाइन जब कोचिंग्स चलती हैं और ये ऑफलाइन बैचेस जो चलते हैं ना, उनमें मूल कॉन्सेप्ट एक एक महीने तक चलता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट कर दे तो डाल्टन क्या कोई जादूगर थे? उन्हें कैसे पता कि भाई एटम से बना होता है मैटर? सीधे डाल्टन से शुरू कर देते हो। हिस्ट्री पता है तुम्हें? केमिस्ट्री कुछ भी कुछ नहीं पता। पर तुम्हें ये पता होगा बायो वालों को कि हाँ भाई रॉबर्ट हुक कौन थे, है ना, कि सेल किसने खोजा। या फिर तुम्हें न्यूटन के बारे में पता होगा फिजिक्स में। पर केमिस्ट्री में सीधे डाल्टन। डाल्टन महा जादूगर आए, उन्हें उन्हें कैसे पता चल गया भाई कि मैटर होता है कुछ, उस वो एटम से बना होता है, एटम इंडिविजिबल होता है। क्या ये कोई जादू है क्या? हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है भाई। हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो बेसिस, जो बेसिक कंसेप्ट है तुम्हारा वो क्लियर होते चलेगा कि पहले मैटर आया, मैटर के बाद एटम के बारे में जानने लगे लोग, एटम के बाद आइसोटोप्स और ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम का स्ट्रक्चर वगैरह बाद में आया। इसीलिए जब तुम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तुम उसमें लिमिटेशंस भी होती हैं। कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि लिमिटेशंस भी होती हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। हम सब कुछ डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे, पर टाइम उतना ही लगेगा जितना तुम्हें वन शॉट या किसी का भी लेक्चर देखने में लगता है यूट्यूब पे। शुरू करेंगे हम यहाँ से। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा मैं तुम्हें। बहुत सारी कहानियां हैं हर एक साइंटिस्ट की, पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये वही साइंटिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हें आने वाले पूरे सब्जेक्ट में तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है भाई कि आज से 2000 से 3000 साल पहले क्या होता था कि लोगों को पता था कि मेटल क्या होता है। 2000-3000 साल पहले पता था। मेटल का इस्तेमाल होता था, तलवारें बननी हैं, ढाल और शील्ड वगैरह बना रहे हैं लोग, स्टील एलॉय भी बन गए थे जब ही। ठीक है। तो 2000 और मेडिसिन्स तक थी। तो केमिस्ट्री जब तक नहीं आई थी, बट केमिस्ट्री का बेसिस जो स्ट्रक्चर है ना वो रख चुका था, नींव रख चुकी थी उसकी। तो उसमें क्या होता था कि 2000 से 3000 साल पहले आयुर्वेदा, हर्बल ड्रग्स, ये सब पता थी लोगों को, मतलब उन्होंने खोज लिए थे। कुछ चीज़ों को इधर उधर से मिक्स करके, जड़ी बूटियों को मिक्स करके, है ना, और हर्बल ड्रग्स बना दिए, मेडिसिन्स बना दी, लोशंस, है ना, फेस मास्क जो तुम आज इस्तेमाल करते हो ना, उपटन वगैरह, तो वो सब बहुत पुरानी चीज़ है। तो हमने ये सब ह्यूमंस ने खोज लिया था। पर केमिस्ट्री की अभी ऐसे मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैटर क्या होता है ना, या फिर मैटर किस चीज़ से बना होता है। तो ये सब हुआ 2000 से 3000 साल पहले। आज से 2600 साल पहले सुश्रुत संहिता और चरक संहिता नाम की बुक्स इंडिया में लिख चुके थे लोग। उसमें हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा, इस सब के बारे में लिखा था। फिर क्या हुआ कि आज से 1200 साल पहले ना एक एल्केमी पीरियड आया। एल्केमी, वैसे तो वो खमी है, खमी। एक इसमें इजिप्शियन या फिर ग्रीक, मेरे को याद नहीं आ रहा इतना, पर उतना ही हो सकता है कि एल्केमी हो गया उसका, एल्केमी का एल्केमी हो गया। तो एल्केमी पीरियड आया 1200 साल पहले। 1200 साल पहले 500 साल तक चला ये पीरियड। उसमें क्या होता था कि लोगों ने ना चीप मेटल से, सस्ते मेटल से गोल्ड बनाना है उनको, क्योंकि गोल्ड उस वक्त बहुत बड़ी करेंसी मानी जाती थी। तो उनको ये फितूर चढ़ गया कि कैसे भी कुछ ना कुछ हम प्रोसेस कर दें और चीप मेटल से गोल्ड बन जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। और दूसरा क्या पागलपन चढ़ा कि हमें अमर होने के लिए कुछ ऐसा पोशन बन जाए, कुछ ऐसा लिक्विड बना दें हम जिसे पी के हम अमर ही हो जाएं। तो ये पागलपंती हुई। पर इससे क्या हुआ कि बेसिस जो था ना केमिस्ट्री का, नींव जो थी वो रख गई। तो इसके बाद 1637 में ना रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट आए। ठीक है। उन्होंने बेसिक आइडिया दिया गैसेस के बारे में। अच्छा, यहाँ तक गैसेस भी होती हैं, है ना। ये ऑक्सीजन, जब कोई चीज़ जलती है ना तो लोग सोचते थे कि कब जब कोई चीज़ जलती है तो कुछ ना कुछ एक सुपर नेचुरल सब्सटेंस निकलता है इसमें से। बट उन्हें पता नहीं था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है गैस, कुछ भी चीज़ जलाने के लिए।
पर ऑक्सीजन को सुपर नेचुरल सब्सटेंस मानते थे वो लोग। तो बेसिक आइडिया दिया रॉबर्ट बॉयल साहब ने गैसेस के बारे में, और उन्होंने ही स्मॉल पार्टिकल का बेसिक आइडिया दिया था कि ये जो मैटर है ना, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब तुम क्या पढ़ते हो डायरेक्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने यहाँ से आइडिया लिया था, और इन्होंने भी कोई अपने आप आइडिया नहीं दे दिया, इन्होंने भी ग्रीक फिलोसोफर्स थे ना ग्रीक, तो वहाँ पे क्या चलता था कि लोग सोचते थे आज से 2-2,500 साल पहले कि अगर हम एक पेपर लें और उसको आधा फाड़ दें, और फिर आधे पेपर को भी आधा फाड़ दें, है ना, ये पेपर, इसको आधा फाड़ दें और आधे को भी फिर आधा फाड़ दें और फिर आधे को फिर और आधा फाड़ दें, तो हम कितना फाड़ते फाड़ते इसको हम कितने पीसेस कर सकते हैं इसके, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे ये पेपर फट नहीं सकेगा, फिर हम इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो इंडिविजिबल चीज़ जो बन जाएगी ना, उसको ग्रीक में इंडिविजिबल को, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको कहते हैं ग्रीक में एटोमोस। तो वो उस एटोमोस से डाल्टन ने एटम्स नाम लिया, और रॉबर्ट बॉयल साहब ने भी उसी फिलॉसफी से सोचा कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, और इन्हीं की बेसिक आइडिया लेके कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये डाल्टन साहब ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। प्लस उन्होंने क्या इस्तेमाल किए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब रॉबर्ट बॉयल साहब आए, उन्होंने बेसिक आइडिया दिया गैसेस के बारे में, और ये बताया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। फिर उसके बाद कौन आए, एंटोनी लेवॉइजर साहब। एंटोनी लेवॉइजर को कई केमिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, है ना, अब तो सब फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको ही मानते हैं। तो इन्होंने क्या करा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए। पहला लॉ इन्होंने ही दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल, उसके बाद ये एंटोनी लेवॉइजर, जिन्होंने पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। वही जो अभी हम पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ रखा होगा कि टोटल मास इज कंजर्व्ड इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, तो इन्होंने ही दिया। तो ऐसे ही करके ना कई सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बनने लग गए, है ना। कौन कौन से बने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये चारों लॉ का इस्तेमाल करके, प्लस रॉबर्ट बॉयल की जो बात है कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, है ना, उसका इस्तेमाल करके, इन सब का यूज़ करके फिर डाल्टन साहब ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। सीधे डाल्टन से पढ़ने लग जाओगे तो ये सब तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब ये तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम्हारे सारे ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे। तो एंटोनी लेवॉइजर साहब आए, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अच्छा, ये कोई भी साइंटिस्ट में आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा मैं, सब कुछ तुम्हें सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे किसी न किसी चैप्टर में। अच्छा, एंटोनी लेवॉइजर के बाद, अच्छा हाँ, रॉबर्ट बॉयल के बाद ना एक और साइंटिस्ट आए थे, जोसेफ प्रीस्टली। जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की और नाइट्रस ऑक्साइड की भी डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी। नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो, N2O, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का यूज़ 1844 में दांत उखाड़ने के लिए होता था। क्यों? क्योंकि वो लाफिंग गैस ना एज ए एनेस्थीसिया काम करती थी, वो एनेस्थेटिक की तरह काम करती थी, सुन कर देती थी, तो दांत उखाड़ने में ईजी रहता था। तो लाफिंग गैस का इस्तेमाल ऐसे हुआ, और इन्होंने ही उसकी डिस्कवरी करी थी। अच्छा, डिस्कवरी तो किसी और ने भी करी थी ऑक्सीजन की। सबसे पहले C.W. शील थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी थी। उन्होंने क्या करा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया। अब तुम कहोगे कि अरे इन्हें कैसे पता भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी होता है, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यहीं तो कन्फ्यूजन आ जाती है भाई। सब कुछ सबको पता है पहले से, मेटल्स क्या होते हैं, कॉपर और ये क्लोरीन वगैरह, गैस, ऑक्सीजन, ये पहले से हमको पता है, बाद में एटॉमिक थ्योरी आई है। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी इन्होंने C.W. शील साहब ने करी थी। सबसे पहले उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बर्न करा था, जिससे ऑक्सीजन निकली थी, और उन्होंने ये पब्लिश नहीं करी। 72 की बात है ये,
1772 की बात है, उनने पब्लिश नहीं करी तो वो उनका नाम नहीं आता। पर ये थे ना जोसेफ प्रीस्टली, इन्होंने पब्लिश कर दी। सेम ही इन्होंने क्या करा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड ली एक कंटेनर में और उसको एक ट्यूब से दूसरे कंटेनर में जिसमें कैंडल जला के रखी थी इन्होंने, उससे कनेक्ट कर दिया और इधर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जला दी इनने। तो ऑक्सीजन निकली और उस कैंडल वाले जार में गई जो कि बंद था, और उन्होंने देखा कि कैंडल तेज जलने लग गई और उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। तो उन्होंने इसका नाम दिया ऑक्सीजन। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन गैस है जिसकी वजह से कंबशन होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से जलती है। तो जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। ऐसे ही इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, है ना। ठीक है, फिर इनके बाद एंटोनी लेवॉइजर साहब आए, उनके बारे में बता दिया मैंने, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था इनने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनके बाद आए जॉन डाल्टन। ठीक है, अब आए जॉन डाल्टन स्टोरी में। फिर इन सब की पुरानी नॉलेज का, ग्रीक फिलोसफी का, एटोमोस जो शब्द है उसका, इंडिविजिबल जिसका मतलब है, और रॉबर्ट बॉयल की बात का कि स्मॉल पार्टिकल से बना होता है मैटर, और सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यूज़ करके फिर इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी जो कि प्रिमिटिव है। ठीक है, उसके भी इनकी जो थ्योरी है ना, अभी तक ना तो आइसोटोप्स मिले हैं, ना ही एटम का स्ट्रक्चर मिला है। बस ये बात हुई है कि मैटर एटम से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है छोटे छोटे। पर अभी तक आइसोटोप्स, है ना, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की तो डिस्कवरी हुई नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी थ्योरी में भी, एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लिमिटेशंस आएंगी। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव थ्योरी है इनकी थोड़ी सी, तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। फिर उसके बाद आए एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो के बारे में तो तुम सब जानते ही हो कि इन्होंने ये बताया कि अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस तुम्हें दे दी जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, है ना। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से नंबर निकाला था 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम मोल पढ़ेंगे ना और आगे जाके अगले लेक्चर में, और हम ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे करा था, कि इनको कैसे पता लग गया कि इतने पार्टिकल्स होंगे इतने अमाउंट ऑफ गैस में, है ना। तो वो मैं आगे बताऊंगा। फिर इनके बाद एलसेंड्रो वोल्टा आए, हम्फ्री डेवी आए। एलसेंड्रो वोल्टा और हम्फ्री डेवी की वजह से ही आज तुम बैटरी यूज़ कर पाते हो। जो बैटरी होती है ना, बैटरी सेल या फिर नॉर्मल बैटरी भी जो होती है, वो इन्होंने ही बनाई थी। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वो था इनका इन्वेंशन, बैटरी बनाने का, है ना। वोल्टा, इतने वोल्ट की बैटरी है। फिर उसके बाद चार्ल्स गुडियर साहब आए, ये भी एक केमिस्ट थे। इन्होंने वल्केनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है, जो नॉर्मल रबड़ होती है ना उसको वल्केनाइज करके एक ऐसी रबड़ बना देते हैं जो बहुत उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो रबड़ यूज़ होती है आज भी कार के या फिर किसी भी व्हीकल के टायर्स में। तो इन्होंने शुरुआत करी थी। तो यहाँ तक लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आने लग गया इस सब्जेक्ट में, और एक अलग से बन गया सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और ये केम कहाँ से लिया? एल्केमी से। जो मैंने तुम्हें बताया ना, एल्केमी पीरियड था एक, वहाँ पे लोग गोल्ड बनाना चाह रहे थे और एक अमर होने के लिए एक पोशन बनाना चाह रहे थे। तो उस एल्केमी पीरियड से केमी लिया और केमिस्ट्री बना दी। तो यहाँ तक लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया कि कैसे कैसे हम अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन करके कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो। अभी तक केमिस्ट्री का यूज़ किस लिए हो रहा है? खुद की लाइफ आसान करने के लिए। पर धीरे धीरे लोगों को क्या इंटरेस्ट जगेगा? स्ट्रक्चर जानना, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब डिस्कवरी करना। तो इसके बाद देखते हैं और कौन साइंटिस्ट आए। एक लुईस पास्चर साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया कि भाई हमें दूध उबाल के पीना चाहिए। अब सोच लो, दूध उबाल के क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो एलिमिनेट हो जाते हैं अगर हम दूध को गर्म करके पिएं। ऐसे ही मिल्क या ऐसे ही वाइन या जूसेस को भी इन्होंने बताया है कि हमें इनका पाश्चराइजेशन करना चाहिए। इनके नाम पे ही पड़ गया ये प्रोसेस गर्म करने को, पाश्चराइजेशन।
है ना, मिल्क प्रोसेस एंड पाश्चराइजेशन आज भी डेयरी इंडस्ट्रीज में होता है। इनके बाद एल्फ्रेड नोबेल नाम के एक केमिस्ट आए जिन्होंने डायनामाइट बनाया। डायनामाइट बॉम्ब होता है ना, तो एक अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम एक ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक ऐसा ब्लास्ट होगा जिससे लेबर बचेगी। ठीक है, खदानें होती हैं ना जिसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो वो ऐसे लेबर से छेनी हथौड़ा लेके तोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक ब्लास्ट हो जाए जिससे वो पूरा रॉक टूट जाए। तो इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी करी। अब डायनामाइट की डिस्कवरी करी है, अच्छे काम के लिए करी है, पर भाई गलत हाथ में आ जाए तो बुरी होती है चीज़, जैसे कि अगली चीज़ ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत कम अमाउंट के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम इतने सालों की बिजली बना सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। कितनी अच्छी डिस्कवरी है ह्यूमंस के द्वारा की गई। बट गलत इस्तेमाल जब होता है तो एटॉमिक बॉम्ब बनता है। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये एक साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ इन्होंने काम किया है। ओपेनहाइमर सब जानते हैं, है ना, नाउ आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियर बॉम्ब बना। ठीक है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, हिरोशिमा नागासाकी में ये बॉम्ब पहली बार ब्लास्ट हुआ था, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। वहाँ पे सब कुछ वेपराइज हो गया था एकदम से। तो इसके बारे में तो तुम पढ़ ही सकते हो खुद ही। अब आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। क्यों हम डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ रहे? पहले क्या आया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लेवॉइजन ने दिया था। तो क्या कहते थे? ये कहते थे कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल reactions in all physical and chemical reactions total mass is conserved। यानी कि चाहे फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, टोटल मास बिफोर रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन कंजर्व्ड रहेगा। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन is equal to total mass after reaction। आफ्टर रिएक्शन। तो इन्होंने कहा कि जितना रिएक्शंस, जितना प्रोडक्ट्स का मास है ना, रिएक्शन से पहले क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। और जितना रिएक्टेंट्स का मास है, यानी रिएक्शन के बाद जो बन रही हैं चीज़ें, दोनों का मास बराबर आएगा, चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल रिएक्शन हो। एग्जाम्पल, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन 9th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक फिजिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल फिजिकल रिएक्शन का, जैसे आइस दे रखी है तुम्हें। आइस क्या होता है? आइस क्या होती है? H2O ही तो है सॉलिड फॉर्म में। मान लो 100 ग्राम दे रखी है और इसको करा हीट, तो तुमने देखा H2O ही बना, बट लिक्विड फॉर्म में, वाटर बना। और इसका जब तुमने वेट करा ना, तो ये भी 100 ग्राम ही आया। तो यहां से प्रूफ हो गया कि फिजिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व्ड है। 100 ही पहले था, 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही बाद में आया। एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस है, तुम्हें बचपन से रटी हुई है तुम्हें, कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। अब देख लो इनके मास क्या होते हैं। HCl का क्या हो गया? पिछले लेक्चर्स में मैंने तुम्हें 22 तक एलिमेंट्स लिखवाए थे, और जिनके मैंने एटॉमिक मास भी लिखे थे उसमें। अब तुम्हें ये रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, 1 हो गया इसका हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का कितना हो गया? 35.5। तो टोटल हो गया 36.6। कलर चेंज कर ले रहे हैं इसका, 36.6। NaOH का कितना हुआ? सोडियम का 23,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 24 और 16 कितना हो गया, ये 40 हो गया क्या, 40। NaCl का कितना हो गया, 23 प्लस 35.5 और इसका हो गया 18, 58 पॉइंट समथिंग हुआ ना, ये कितना हो गया, 23 प्लस 35 कितना, 5 और 8, 58.5, हाँ 58.5। तो तुमने देखा कि इनको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 76.6, और इनको जोड़ो तो कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 5 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, 36.5, तो यहाँ पे 76.5, और इनको भी जोड़ेंगे तो 76.5। तो तुम्हें ये भी प्रूफ हो गया कि केमिकल रिएक्शंस में भी मास कंजर्व्ड रहता है। अच्छा, पुराने लॉ दिए हुए हैं, अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस तो आए ही नहीं थे जब तक, बताओ न्यूक्लियर रिएक्शंस कब आए, इनके टाइम पे आए, इनके टाइम पे और एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे, पर ये लॉ कब का है, लॉ दिया था इनने, ठीक है 1743। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस तो जब तक पता नहीं थे, पर न्यूक्लियर रिएक्शंस बाद में आए। तो एक लिमिटेशन आ गई इस लॉ की कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है ना, कि एक आइंस्टाइन की इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, तुम्हें पक्का रटी हुई होगी, E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये इक्वेशन कहती है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है ना, कि जब रिएक्शन होती है ना, तो कुछ मास बाद में कुछ मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से पहले मास ज़्यादा था, अब मास कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता, तो लिख लेते हैं इसमें कि सम मास गेट कन्वर्ट इनटू एनर्जी बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन से। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ लिमिट हो गया है ना। तो इसके बाद इसका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ इस लॉ का, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बाद में बना, तो वो क्या कहता है, द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, बट अगर एनर्जी और मास का भी सम कर देंगे हम, वो किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में बराबर ही आएगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा है। थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में इतने करा दूंगा कि चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ये लगेगा कि हमने पूरी ऐसे बुक सॉल्व कर ली है। 100 120 130 क्वेश्चन पर चैप्टर तो मैं तुम्हें लेक्चर्स में ही करा दूंगा, और प्लस लेक्चर ये चैप्टर खत्म होने के बाद दो सेशन लूंगा मैं, एक जिसमें जेई मेंस और नीट लेवल के हम करेंगे 100 क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज, और एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं जिसमें जेई एडवांस के पीवाईक्यूज और प्लस उसके लेवल के जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और इतनी थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं सब कुछ, क्योंकि मेरे को किसी ने बाउंड तो कर नहीं रखा कि भाई 8 घंटे में 1 शॉट देना है, तो मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ ऊपर से, और तुम कह रहे हो हाँ भाई हमारा तो हो गया चैप्टर कंप्लीट, और जब तुम क्वेश्चन करने बैठते हो तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन नहीं होते। इसीलिए नहीं होते क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ले रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ सैंपल ऑफ अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस एसिड प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ carbon dioxide, 18 gram of water. If the initial mass of the carbonate taken was 50 gram, find the mass of the residue left unreacted. हमें नहीं आती भाई इक्वेशन लिखनी, हमें बस इंग्लिश पढ़नी आती है थोड़ी बहुत। उसमें हमने समझ लिया कि ये कह रहा है कि 50 थी कोई चीज़ पहले, और बाद में 22 और 18 बनी है। तो पूछ रहा है कि क्या
बचा, जो रेसिड्यू बाद में बना, उसमें डिफरेंस कितना है। तो हम डायरेक्ट ये लिख लेंगे कि इनिशियल मास कितना था, 50 ग्राम, ठीक है। और बाद में क्या चीज़ बनी है, CO2 और वाटर बना है। CO2 का दे रखा है 22 ग्राम और वाटर का दे रखा है 18। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे 22 और 18 को, है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 40 आता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले था 50 और अब है 40, तो डिफरेंस कितने का आया, 10। तो 10 ग्राम है आंसर, ठीक है। तो मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट अनरिएक्टेड पूछा था, अनरिएक्टेड एक्सेस एसिड लिया था ना, ज़्यादा एसिड ले लिया था और कम कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट तो सारा खत्म हो गया, एसिड बच गया। अच्छा, इसी चीज़ को लिमिटिंग रिएजेंट नाम से आगे आने वाला है इसी चैप्टर में। यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब एक चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी और एक चीज़ एक्सेस में, और प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो एक्सेस वाली चीज़ बची रहेगी कि नहीं। अब इस एक्सेस वाली चीज़ को ही पूछा है, और यही कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मूल कॉन्सेप्ट इतना टफ बना दिया लोगों ने कि मूल कॉन्सेप्ट के सवाल ही नहीं होते बच्चों पे, पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम्हारे सारे सवाल बनेंगे। तो पहला सवाल हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल मैं नहीं कर रहा, तुम करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए सारी स्लाइड्स खोलते हैं, और ये वाला भी तुम ही करना, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, दोनों तुम कर लेना, अगले लेक्चर में सेम क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर तुम इसे कह लो प्राउस्ट्स लॉ। तो ये प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट भी एक केमिस्ट थे। तो प्राउस्ट का कहना था कि इन अ गिवन कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज combined in the same proportion by mass irrespective of the source और method of preparation। मतलब ये कहते थे कि कहीं से भी अगर वाटर है, लेट्स से एग्जांपल वाटर है, तो वो कहीं से भी लाया जाए, चाहे किसी भी कंट्री से लाया जाए, चाहे किसी भी तालाब से, कहीं से भी लाया जाए, उसमें H2O अगर वो है, तो H2 और O का जो मास होगा ना, इनका रेशियो फिक्स रहेगा। यानी H2 में क्या मास हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 2:16, और सिंपल करेंगे तो इसे 1:8। तो ये वाटर का जो मास का रेशियो है ना, एलिमेंट्स के मास का रेशियो वाटर के, वो 1:8 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से लाया जाए, चाहे वो तुम्हारे घर का वाटर हो, चाहे मेरे घर का वाटर हो। सेकंड थिंग ये क्या कह रहा है, सेकंड थिंग कह रहा है कि चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया जाए, कोई भी उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, वो रहेगा, उसका जो एलिमेंट्स का रेशियो है ना मास का, वो रहेगा कांस्टेंट। इनका कहना ये था, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल वाटर का। अब वाटर चाहे लेक से लाया जाए, या फिर वेल, है ना, कुएं से, सी से, ओशियन से, कहीं से भी ले आओ, आपके घर से, मेरे घर से, पड़ोसी के घर से, किसी के भी घर से लाएं, या फिर किसी भी कंट्री से ले आओ, अमेरिका से, चाइना से, कहीं से भी ले आओ। इनमें जो वाटर के एलिमेंट्स का मास का रेशियो है ना, H2O क्या है, 2:16 ही तो है। अरे 2 हाइड्रोजन का भाई, 16 ऑक्सीजन का, तो 2:16, तो 1:8। अब ये 1:8 इसके भी पानी में होगा, इसके भी, इसके भी, इसके भी, अमेरिका, चाइना, कहीं कहीं का भी वाटर हो, 1:8 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करके बन रही है, इसको बर्न करा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई,
और चाहे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, चाहे सोडियम कार्बोनेट को ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, चाहे किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो सेम रहेगा। तो दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड में 12:16 आ गया। 12 मास हो गया कार्बन का। अच्छा 16 क्यों आएगा यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो 32 आएगा। 16 2 जा 32, तो 12:32। और इसको सिंपल इसमें तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32, तो 3:8, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से बनाई जाए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो या सोर्स कुछ भी हो, एलिमेंट्स के मास का रेशियो किसी भी कंपाउंड का सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बट पुराना लॉ है तो कुछ ना कुछ तो भाई एक्सेप्शंस होंगी ही होंगी इसकी। तो एक्सेप्शन क्या है इसकी, बाद में क्या डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। आइसोटोप्स में बताया था टोपोस, टोपोस का मतलब प्लेस, प्लेस का कहाँ से डिसाइड होगा, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर जिसका सेम और मास नंबर जिसका डिफरेंट, तो मास नंबर डिफरेंट हो गया यहाँ। तो भाई सेम एलिमेंट का मास 14 भी है और 12 भी है। और ये जब दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो 2 तरीके की बन रही है भाई, ठीक है। 2 तरीके की बन रही है, एक C14O और एक C12O। तो यहाँ पे अगर मास का, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर दोनों के एलिमेंट्स के मास का रेशियो देखें तो इसमें 14:16 है और इसमें 12:16 है। डिफरेंस आ गया भाई रेशियो में, तो यहाँ पे ये लॉ हो गया फेल, क्योंकि आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई। सेकंड इसका लिमिटेशन क्या होगी कि सम एलिमेंट्स, है ना, ऑर्गेनिक में सम एलिमेंट्स कंबाइन इन सेम रेशियो बट फॉर्म्स डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सेम ही ले लो, बट आइसोमर्स तुमने पढ़े आइसोमर्स, या फिर मतलब आइसोमर्स में ही हो सकता है इसका एग्जांपल, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, मास का रेशियो भी सेम आ रहा है, बट अलग अलग तरीके के एलिमेंट बने हुए हैं। एक की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, एक की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। तो ये एक इसका एग्जांपल है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम है, बट कंपाउंड्स डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। अगला इसका एग्जांपल है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अच्छा, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। 12th क्लास में एक चैप्टर होता था पहले सॉलिड स्टेट नाम से, वो काट दिया है अब एनसीईआरटी में से, वरना वो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। उससे तुम्हें ये पता चल जाता था कि आयनिक लैटिस क्या होते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक आयनिक लैटिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोडियम क्लोरीन बहुत सारे एक दूसरे से कंबाइन होके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे ही वुस्टाइड जो होता है ना, वो FeO होना चाहिए वैसे तो नॉर्मली, है ना, FeO होना चाहिए। क्या होना चाहिए, FeO होना चाहिए। बट कहीं कहीं वैकेंसी आ जाती है या फिर कहीं कहीं स्ट्रक्चर में, मैं तुम्हें बता दूं, 2 मिनट लगेंगे बस, चाहे तुम इसे उतारना मत।
जैसे देखो, ये तो मैं बनाने आता ही है, ठीक है। मान लो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे Na है ना, यहाँ पे Cl है, बीच में Na होता है, ऐसे करके मान लो, एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इस तरीके का NaCl का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही वुस्टाइट, इसका क्या नाम था इसका, तो मेरे को, हाँ वुस्टाइट, ऐसे ही वुस्टाइट का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि Fe है और O है हर जगह, ठीक है। मान लो O है, ये मैंने ऑक्सीजन का सिंबल नहीं बनाया है, मैंने पार्टिकल बना दिया है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या है, आयरन है, पर ये रेगुलर नहीं चल रहा। इसमें क्या हुआ कि एक जगह ना इम्प्योरिटी आ गई और Fe2+ की जगह Fe3+ आ गया, ठीक है। या फिर Fe3+ की जगह Fe2+ आ गया, या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कि थोड़ी सी इसमें इम्प्योरिटी आ गई, है ना। एक ये स्टोइचोमेट्रिक ना होने, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बन गया। तो यानी कि Fe तो है, FeO तो है, ये पूरा स्ट्रक्चर FeO तो है, बट Fe इसमें 1 - X। अब X क्या है, वही इम्प्योरिटी, या तो वो Fe2+ आ गया है या फिर Fe3+ आ गया है, तो 1 - X हो जाता है। अब X जितने होंगे उतना A1 में से कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि या तो Fe 0.93O बन जाएगा, या Fe 0.95O बन जाएगा, या Fe 0.89O भी बन जाएगा, 85O सॉरी। तो कुछ भी बन सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो तुम इसे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो तुम ये रेशियो तो देखो, 0.9 रेशियो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1। एक ऑक्सीजन है इसमें। अच्छा, यहाँ पे मास नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आयनिक लैटिस है, तो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ ले रहा हूँ। इसको 1 यूनिट मान रहा हूँ, इसको 1 यूनिट मान रहा हूँ। तो 0.93 रेशियो 1, और इसमें 0.95 रेशियो 1। तो तुमने देखा कि ये कैसा रेशियो है, ये क्या सिंपल होल नंबर रेशियो है, नहीं है। तो यहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा। अच्छा, ये वुस्टाइट क्या चीज़ें बताऊँ, ये ना मीटियोर्स में, उल्कापिंड जो होते हैं जो धरती के बाहर से गिर जाते हैं अर्थ पर, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह अर्थ पे भी होता है, ट्रेस अमाउंट में। तो इसमें जो ये जो बनाया ना इसका रेशियो, ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला। अच्छा, तीसरा इसका और है, एक्स्ट्रा में लिख दिया है मैंने, वैसे तो 2 ही 3 बहुत रहते हैं, 3 भी मैंने बहुत बता दिए, 2 ही बहुत रहते हैं। चौथा भी देख लो तुम, कि पॉलीमर्स और नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे DNA या प्रोटीन, इनकी चेन लेंथ में डिफरेंस आ जाता है ना। रेशियो इनका सेम रहेगा, चेन लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता। तो कहाँ कहाँ ये लॉ काम नहीं करता, आइसोटोप्स में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड में, और पॉलीमर्स और नेचुरल कंपाउंड्स में ये लॉ काम नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन या प्राउस्ट लॉ बोले तो समझ में आ गया तुम्हें। अब इसका कर लेते हैं एक, अच्छा इस स्लाइड को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, उत्तरी, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई टू मेथड्स, 2 मेथड से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी। तो ये क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है, ये कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता है या नहीं। तो मतलब तुमसे ये क्या कह रहा है, मैंने 2 बताए थे ना अभी, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देम, जो कंपाउंड बनेगा उसके एलिमेंट्स का मास का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। पहला तरीका कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इन एयर गेव 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
2.4 ग्राम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करा है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है 4 ग्राम। और दूसरा तरीका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का है कि 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 3 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आता है, सिंपल है। तो हमें क्या करना है, दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनानी है और दोनों के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जितने जितने ग्राम हैं उनका रेशियो निकाल के दोनों का रेशियो देख लेना है। अगर दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तो हाँ भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे काम करता है। तो ए वाले में देख ले रहे हैं हम, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम को बर्न कर दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। और मैग्नीशियम कितना था, 2.4 ग्राम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है 4 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितनी हुई इसमें, अगर हमें अब हमें यही तो चाहिए, हमें चाहिए mg रेशियो ओ ही तो चाहिए, इन दोनों के मास का रेशियो चाहिए। तो हमको ऑक्सीजन भी तो पता होनी चाहिए कितनी ग्राम है। हमें ये तो पता है मैग्नीशियम 2.4 ग्राम है, ऑक्सीजन कैसे पता लगेगी, mg था mgO हो गया, mgO पता है 4 ग्राम है, तो और mg पता है, तो माइनस कर देंगे अगर, तो ऑक्सीजन ही तो आ जाएगा। 4 माइनस 2 पॉइंट, तो ऑक्सीजन कितना आ गया, 4 माइनस 2.4 यानी 1.6। तो ऑक्सीजन 1.6 और मैग्नीशियम 2.4, तो मास का रेशियो कितना आ गया, 2.4 रेशियो 1.6। ठीक है, तो अगर इसको दोनों को हम 8 से या बोले तो 0.8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक, ए वाली रिएक्शन में 3:2 आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बी वाली रिएक्शन देखते हैं। बी वाली रिएक्शन कह रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और मैग्नीशियम कितना दे रखा था, 3 ग्राम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है 5 ग्राम। अब यहाँ पे तुम लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट का 5 ग्राम है और प्रोडक्ट में 3 ग्राम है ये, तो इधर भी तो पूरा 5 ग्राम होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है। तो अगर 3 ग्राम ये है तो 2 ग्राम ही तो होगा ये, ऑब्वियसली। बताओ भाई, ऑब्वियस सी बात है कि 2 ग्राम ही होगा ये। तो तुम्हें इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितने पता लग गए। मैग्नीशियम कितना इधर दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है इधर 3 ग्राम और ऑक्सीजन दे रखा है 2 ग्राम। तो बस इस वाली MgO का तुम बता दो एलिमेंट्स के मास का रेशियो। तो तुमने देखा mg रेशियो ओ कितना आ रहा है, 3:2। अब तुम्हारे ऊपर भी एक प्रिपरेशन करी तुमने, उसमें भी 3:2, नीचे एक प्रिपरेशन करी उसमें भी 3:2 आया MgO का। तो इसका मतलब irrespective of the method of preparation, the mass of elements remains in a simple whole number ratio and fixed। तो ये हमारा लॉ हो गया प्रूफ यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये डाटा ओबे करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेम डिट्टो सेम है क्वेश्चन, और तुम्हें बहुत इजीली हो जाएगा तुमसे, ये तुम करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या इसमें, नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ लिया, अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट का अगर डिफरेंट है मास, दोनों में अलग अलग है, 2 कंपाउंड बना रहा है ना, 2 एलिमेंट मिलके, मान लो एक से ज्यादा, या मान लो 2 कंपाउंड बना रहे हैं, 2 एलिमेंट हैं 2 कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट दोनों में उसका मास है डिफरेंट और एक का मास कर दिया सेम, तो जो डिफरेंट वाले हैं ना उनका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से समझो कि ये कह रहा है
एग्जाम्पल, ये कह रहा है 2 एलिमेंट ले लो, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों ने मिलके ना 2 कंपाउंड बनाए, इन दोनों ने मिलके 2 कंपाउंड बनाए, मान लिया। कौन कौन से? एक बनाया CO2 और एक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब तुम देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में तुमने देखा 12:32 है और कार्बन मोनोऑक्साइड में 12:16 है। तो लॉ कह रहा है कि एक का कर दो फिक्स, एक एटम का, एक एलिमेंट का कर दो फिक्स। तो हमने पहले से ही इसमें दे रखा है कार्बन का फिक्स है, दोनों में 12-12 है। तो जो दूसरा वाला बचेगा ना, क्या बचा यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो दोनों में ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा ना, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यहाँ देख लो तुम, इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन का 32:16 आ रहा है, यानी 2:1। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। एक का फिक्स करा, एक का नहीं करा, जिसका नहीं करा उनका रेशियो लिया, तो स्मॉल होल नंबर रेशियो आया। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? 2 चीज बना रहे हैं, एक बना रहे हैं SO2 और एक बना रहे हैं SO3। तो SO2 में तुमने देखा कि देखो सल्फर का तुम्हें याद है 32 होता है, और O2 का कितना हो गया? ये भी 32 हो गया। इसमें 32 सल्फर का और O3 का 16×3=48। तो एक एलिमेंट का कर दो फिक्स, तो सल्फर का इसमें पहले से फिक्स है 32:32। दूसरा जो एलिमेंट बचेगा, दोनों में उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है? 32 और इसमें कितना है? 48। दोनों का हमने रेशियो लिया 2:3। अगर इससे सिंपल कर दें तो 2:12 के टेबल में 16 के टेबल में 16×2=32 और 16×3=48, तो 2:3 आया। इसमें 2 रेशियो बना है, तो सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो है कि नहीं है? तो यही कहता है ये लॉ। एक और एग्जांपल ले लो, अच्छा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। अच्छा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत कुछ बना सकते हैं भाई, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके N2O भी बना सकते हैं, NO भी बना सकते हैं, N2O3 भी बना सकते हैं, N2O4 भी बना सकते हैं और N2O5 भी बना सकते हैं। सब बना लिया इनने, सब में देखेंगे। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, तो 28:16। इसमें 14:16। अच्छा भाई जिसको नहीं ये याद है ना, तो मतलब तुमने ढंग से लेक्चर नहीं देखा। पिछले लेक्चर देख लो, और 22 तक मैंने लिखवाए थे शायद, 20 या 22 तक सबके तुम्हें रटे हुए होने चाहिए मास। अच्छा 28:48, 28:64 और 28:80। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करा है मैंने सब में, और नाइट्रोजन के लिए 14 से। अब क्या करना है? एक को फिक्स कर दो किसी को भी। तो तुमने देखा 28, 14, 28, 28, 28, तो हम नाइट्रोजन को इजीली फिक्स कर सकते हैं। कर तो तुम उस वाले को भी, ऑक्सीजन को भी कर सकते हो। मैथ अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अब हम, हमारी वीक है तो हम क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन को वो कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो सब में हम नाइट्रोजन ले लेंगे 14। तो मान लो हमने सब में 14 लिया, तो इसका हो गया 14:2 से डिवाइड कर दिया तो 8। इसका सेम रहने दो 14:16। इसको कर दो 14:24। इसको हो गया 14:32। ठीक है, ये देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और इसका हो गया 14:40। ठीक है, तो सब में देखो, सब में 14, 14, 14, 14, एक एलिमेंट का फिक्स हो गया। अब दूसरे जो एलिमेंट्स बचेंगे ना, सबका जो रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। देख लो 8:16, रेशियो 24, रेशियो 32, रेशियो 40। 8 का टेबल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 1:2:3:4:5। स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या आया? स्मॉल होल नंबर रेशियो।
तुम्हें समझ में आ गया कि एक का फिक्स करना था और दूसरे जो भी एलिमेंट है दोनों में उसका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। तो यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा ये जो ठीक है, हाँ लिमिटेशन, इसके बाद आता है लिमिटेशन। तो ये कह रहा है कि ये लॉ फेल हो जाता है जब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है ना कि जो कार्बन होता है ना वो अपने आप से बॉन्ड बना लेता है। अब अपने आप से बॉन्ड बना लेगा तो रेशियो में दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। C4H10 है तो C4 मतलब कार्बन का 12 होता है, तो 4 कार्बन है तो 48 हो गया। और 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 10 का कितना हो गया 10, तो 48 रेशियो 10। C5H12 में क्या हुआ 60 रेशियो 12 और C6H14 में 72 रेशियो 14। ठीक है, तीनों में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ही है। लॉ क्या कहता है कि एक अगर फिक्स कर दें तो दूसरा जो बचेगा उसका स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। तो हमने क्या करा, कार्बन को सब में 12 कर दिया, कार्बन को सब में 12 कर दिया, तो इधर 2.5 बचा, इधर 2.4, इधर 2.33। अच्छा, जिसकी मैथ अच्छी होगी वो ये समझ चुका होगा, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसको मैं समझाता हूँ ये 2.4, 2.5, 2.33 आया कैसे। भाई 48 को 10 चाहिए तो एक को 10/48 चाहिए, यूनिटरी मेथड। तो 12 को 10/48 मल्टीप्लाई 12 ही तो चाहिए। तो अगर इसे करेंगे डिवाइड, 12 4 जा 48, 10/4 कितना होता है 2.5। ऐसे आया 2.5 यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम 2.4 कैसे आया कि भैया 60 ग्राम कार्बन को 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। एक कार्बन, अगर 1 ग्राम कार्बन ले लेंगे तो 12/60 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर 12 कार्बन होंगे, 12 ग्राम कार्बन होगा तो 12/60 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 60 को 12 चाहिए, हाँ। तो इसको करा हमने, तो 12 से 60 डिवाइड कर देंगे, कितना आया 12 5 जा, कितना होता है 12 5 जा 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, मजाक कर रहा हूँ। तो ये आ गया 2.4 ऐसे। और 2.33 कैसा है इसको भी मैं बताऊं, अब तो तुम समझ ही गए होगे। 72 को 14 चाहिए, एक को कितना चाहिए होगा 14/72, तो 12 को कितना चाहिए होगा 14/72 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 7 बार गया, 8 बार गया, 12 8 से 72 और 8 14 2.33 आ गया भाई। तो हमने 12 इधर फिक्स करे, तो इधर देखो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब तो तुम्हारी मैथ मैंने करवा दी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या था कि एक को फिक्स कर दो तो दूसरे एलिमेंट्स के रेशियो जो आने चाहिए वो स्मॉल होल नंबर रेशियो आने चाहिए। यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है 2.5, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2.5 रेशियो 2.4 रेशियो 2.33। अरे भैया ये क्या रेशियो है, ये क्या स्मॉल होल नंबर रेशियो है? नहीं है, तो यहाँ पे लॉ फेल हो गया। दूसरा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड अभी बताया था, ये वाला मैंने, ये देखो वुस्टाइट बताया था मैंने, सेम इसमें भी वुस्टाइट की वजह से ही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, मान लो इसमें Fe 0.85 O है, तो इसकी वजह से भी 0.85 O ये बन गया और Fe 0.93 O ये बन गया, है ना। आयरन और ऑक्सीजन आए, इनने दो चीज बना दी, ये भी बन गया और ये भी। ठीक है, तो अब तुम एक को फिक्स कर दो, मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो दूसरा क्या बचेगा देख लो तुम, 0.85 रेशियो 0.93। क्या ये स्मॉल होल नंबर रेशियो है? नहीं है, तो यहाँ भी ये लॉ फेल हो गया।
तीसरा इसका लिमिटेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कैसे इसकी लिमिटेशन है भाई, कि सेम एलिमेंट एक H2O दे सकता है और एक D2O दे सकता है। अब हाइड्रोजन का मास क्या 1, और ड्यूटेरियम का, उसी के आइसोटोप्स का, हाइड्रोजन के एक आइसोटोप प्रोटियम का मास कितना होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 2:16। उसी के ड्यूटेरियम का मास कितना होगा 2, तो यहाँ आ गया 4:16। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो तो डिफर कर गया। बताओ, इनको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सेम एलिमेंट से 2 आइसोटोप्स बन गए। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, फिक्स्ड मास होना चाहिए, तो यहाँ पे तो फिक्स्ड मास था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कर गया लॉ। और कहाँ लॉ लिमिट कर सकता है, लॉ डजंट वर्क फॉर कंपाउंड्स मोर देन 2 एलिमेंट्स। ऐसा कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से ज्यादा से बना है, वहां भी ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे H2SO4 CaCO3, अरे इनमें तो 3 हो गए एटम्स, अब कैसे ये लॉ काम करेगा। अब किसका रेशियो किससे कंपेयर कराओगे, 2 एटम्स में तो ये काम कर रहा था, 2 एलिमेंट्स में तो ये काम कर रहा था, इसमें किसका रेशियो किससे कंपेयर कराओगे, तो यहाँ भी ये लॉ लिमिट हो जाता है। तो ये रही इसकी लिमिटेशंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला दे रखा है कि 2 ऑक्साइड्स ऑफ लेड आर रिड्यूस सेपरेटली इन हाइड्रोजन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से समझ सकते हो तुम, कि ऑक्सीजन हटा दी गई है। ठीक है, तो कह रहा है ऑक्साइड ए बनी है 3.6 ग्राम ऑफ सैंपल लॉसेस 0.3 ग्राम मास ऑन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्साइड बी 2 ग्राम ऑफ सैंपल लॉसेस 0.32 ग्राम ऑन रिडक्शन। हमें तो वही आता है कि एक का फिक्स करना है, दोनों में हम क्या करेंगे, लेड का फिक्स कर देंगे और उसकी ऑक्सीजन को ले लेंगे। अब हमें नहीं पता कि ऑक्साइड जो ए है, लेड ऑक्साइड, वो PbO है या Pb2O3 है, PbO2, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसमें ऑक्सीजन कितनी है, बस हमें ये पता है कि हमें एक का फिक्स करना है, तो दोनों में ऑक्सीजन या फिर किसी का भी दूसरे एलिमेंट का रेशियो स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेड का फिक्स कर देंगे और ऑक्सीजन का कंपेयर कर लेंगे। समझो कैसे करना है। कह रहा है 3.60 ग्राम है ऑक्साइड, इसने लॉस कर दिया 0.30 ग्राम। अब लॉस कर दिया, ऑक्साइड में से लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस ही तो ऑक्सीजन होगी, तो यही ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ये ऑक्साइड है और इसने लॉस कर दिया है रिडक्शन पे, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना होता है, तो मतलब यही तो ऑक्सीजन का मास है। तो तुम्हें ऑक्सीजन का मास पता लग गया 0.30 ग्राम। तो तुम लेड का आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें लेड ऑक्साइड का पता है कितना है 3.6। तो लेड का कितना हो जाएगा भाई, लेड का कितना हो जाएगा, लेड ऑक्साइड माइनस लॉस, माइनस ऑक्सीजन या माइनस लॉस, कुछ भी कह लो, कितना आ गया 3.30 ग्राम। तो ये आ गया तुम्हारा Pb, एक सेकेंड। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा Pb और ये आ गया तुम्हारी O। ठीक है, यानी कि 3.30 ग्राम Pb के लिए 0.30 ग्राम O चाहिए। अब हमें दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे में कह रहा है कि 2 ग्राम ऑक्साइड है और इसमें लॉस कितना है, इसमें लॉस है 0.32 ग्राम का। तो यही तो ऑक्सीजन होगी, सिमिलर है। तो इसी में लेड कैसे निकालेंगे,
2 माइनस 0.32, तो कितना आ गया 1.68, इतना ही आया। क्या आ गया ये लेड। अब इसमें 3.30 है लेड और इसमें 1.68 है, ठीक है। इसमें 0.30 है ऑक्सीजन और इसमें 0.32 है ऑक्सीजन। कोई भी एक चीज कर ले रहे हैं हम फिक्स, तो मान लो मैं लेड फिक्स कर दे रहा हूं दोनों में। लेड फिक्स कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 3.30 ग्राम पीबी को 0.3 ग्राम ओ चाहिए, तो 1 ग्राम पीबी के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी 0.30 अपॉन 3.30, यानी कि 0.01। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा ऑक्सीजन का। हमने क्या करा, पीबी को 1 ग्राम ले लिया ऊपर और ऑक्सीजन कितनी आ गई 0.01 ग्राम, ठीक है। नीचे भी हम क्या करेंगे, पीबी को 1 ग्राम कर देंगे, दोनों में फिक्स करना है हमको। तो इसमें हमें 1.68 ग्राम पीबी चाहिए 0.32 ग्राम ओ के लिए। तो 1 ग्राम पीबी के लिए ओ कितनी लगेगी 0.32 अपॉन 1.68। इसको सॉल्व करोगे ना 0.02 आएगा, 0.02 आएगा। तो तुम देखो यहाँ पे हमने क्या करा, लेड फिक्स कर दिया। यही तो हम करते थे लॉ ऑफ डेफिनेट, अब तक लॉ ऑफ कौन सा चल रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम यही तो करते थे कि एक चीज को फिक्स कर देते थे, एक चीज को फिक्स कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन में करा कि हमने लेड को 1 ग्राम ले लिया दोनों में, ठीक है, एक को फिक्स कर लिया। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन इसकी और ऑक्सीजन इस वाली ऑक्साइड का, इस दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो दोनों का रेशियो तुमने देखा कि क्या आया 0.01 अपॉन 0.02, यानी 1:2। स्मॉल होल नंबर रेशियो आ गया। लेड फिक्स करा 1 ग्राम कर दिया, तो ऑक्सीजन कितनी बची 0.01 ग्राम और 0.02 ग्राम, दोनों का रेशियो लिया 1:2 आया। तो यहाँ पे तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा ये कि ये कैसे करा, ठीक है। एक और कर लें, बताओ करें या फिर नहीं, या फिर तुम करोगे, तुम करना। HW, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अगला लॉ देखते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है। कह रहा when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। कुछ नहीं समझ में आया, बट एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कह रहा है कि 3 तरीके के एलिमेंट से 3 तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं। इतना समझ में आया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन से ये बना, कार्बन ऑक्सीजन से ये बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ये बना। इन तीनों में 3 तरीके के तो एलिमेंट हैं, कार्बन है, या तो हाइड्रोजन है, या तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब CH4 में देखो आप, CH4 में रेशियो क्या है 12 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 12:4। CO2 में रेशियो क्या है 12:32। इतना समझ में आता है। अब कह रहा है कि इन 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट का अगर हम फिक्स कर दें, जो कि तुम्हें दिख भी रहा है कि कार्बन का फिक्स है 12, 12, तो जो बाकी के एलिमेंट बच रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में जो रेशियो आएगा कितना आ रहा है 4:32। इसका 4 है, इसका 32, तो 1:8 आ रहा है। अब जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं किसी और जगह
कंबाइन होंगे ना, तो जो रेशियो जो होगा ना वो या तो 1:8 ही होगा या फिर इसका ही सिंपल मल्टीपल होगा। तो देखो क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए कहीं, तो क्या बनाया उन्होंने, H2O बनाया। अब H2O में तुम देखो, H2O में देखो रेशियो 2:16 है। तो 2:16 क्या है, 1:8 ही तो है। तो देखो सेम ही तो आ गया, या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। एक का फिक्स करें तो दूसरे जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका जो रेशियो होगा, और जब वो ये एलिमेंट कहीं जाके कंबाइन होंगे उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा या मल्टीपल होगा उसका। ठीक है, सिंपल मल्टीपल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, H2S। अब देखो तीनों में तुम देख लो, या तो सल्फर है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। ठीक है, H2S में 2:32, 32 नहीं पता, लेक्चर देख लो जाके। H2O में, अच्छा H2S में, ठीक है 2:32। H2O में देखो 2:16। अब हम क्या करेंगे, एक को फिक्स कर देंगे। अभी तुम्हें दिख ही रहा है डायरेक्ट कि H2 तो फिक्स ही है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो सल्फर का और ऑक्सीजन का इसमें रेशियो क्या आया, 32:16, यानी कि 2:1। अगर इसे डिवाइड कर दें दोनों को 16 से, अब यही सल्फर और यही ऑक्सीजन कहीं जाके कंबाइन होके SO2 बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, SO3 भी बना रहे होंगे ना। SO2 से भी देख ले रहे हैं, SO3 से भी देख लेना तुम। तो यहाँ क्या बनाया इन्हें, SO2 बनाया। अब SO2 में रेशियो देखो 32:32, 32:32। तो क्या आया, 1:1। तो 1:2 और 1:1 एक दूसरे के क्या हैं, या तो सेम होता इसकी तरह या क्या होता, सिंपल मल्टीपल। तो 1:2 और 1:1 एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये लॉ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, सिंपली तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अच्छा सेम तुम करके देखना, इसका जो मैं कर रहा हूं ना सेम तुम करके देखना इस चीज से। खुद करके देखोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कार्बन फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स, कंपाउंड ए कंपाउंड बी। कार्बन ने 2 कंपाउंड बनाए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। एक बनाया CO2, एक बनाया CH2। CO2 में 27.27% कार्बन है और इसमें CH2 में 15.79% कार्बन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यही अगर हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन का फिक्स कर देंगे और ऑक्सीजन और सल्फर का कंपेयर करेंगे, ठीक है, रेशियो, तो जब सल्फर और ऑक्सीजन कहीं और जाके SO2 बनाएंगे ना तो उनका जो रेशियो आएगा या तो वो फिक्स सेम रहेगा या सिंपल मल्टीपल आएगा। ठीक है, सेम करेंगे, CO2 CS2 और SO2 इस तरीके से तो दे रखा है। ठीक है, अब हमें इनके वेट दे रखे हैं अलग से, तो हम इनके वो वाले वेट नहीं लेंगे 12 और वो, ठीक है, ये वाले वेट लेंगे। अब 27.27% है। अगर हम CO2 को 100 ग्राम मान लें, ठीक है, तो कार्बन कितना हो जाएगा 27.27 ग्राम। कार्बन कितना हो गया 27.27 ग्राम। इसी तरीके से इसी की तुम O2 निकाल सकते हो, 100 माइनस 27.27 कितना आया 70, कितना 73 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कर लेना। ऐसे ही CH2 में तुम देखोगे तो CH2 में 15.79 ग्राम कार्बन है और S2 कितना है 100 माइनस 15.79, इसको निकालना। ठीक है, कितना 84 समथिंग आएगा। इसको और इसको डिवाइड करना, इस वैल्यू को मान लो ये आया x और ये आया y। तो इसका x और y का जो रेशियो होगा प्लस
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है ऑक्सीजन, ये है सल्फर। और सल्फर डाइऑक्साइड अलग से दे रखी है, उसमें रेशियो दे रखा है 50% सल्फर है, यानी 50 ग्राम सल्फर है। तो सिंपली ऑक्सीजन भाई कितना हो गया, 100 माइनस 50 यानी 50 ग्राम ही तो ऑक्सीजन हो गया। तो रेशियो कितना आया ऑक्सीजन का और इसका, 50 ये है 50 ये है, तो 50 रेशियो 50 यानी 1:1। तो तुम देखोगे 1:1 और x रेशियो वाई या तो सेम आ रहे होंगे या फिर एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे। तो यही ये लॉ कहता है। इस सवाल तक तो तुम्हें बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये लॉ, बिल्कुल सेम ये वाला सवाल है। इसे भी तुम ऐसे ही करना, क्या है PCl3 है, इसमें P कितना है 22.6 ग्राम, तो Cl3 कितना हो जाएगा 100 माइनस 22.6, मान लो x आ गया। ऐसे ही PH3 में P कितना है, P कितना है 91.2, तो H3 कितना हो गया 100 माइनस 91.2, ठीक है, तो मान लो y आ गया। अच्छा हमने वो नहीं करा इसमें, फिक्स तो करा ही नहीं फिक्स भी करना है, ठीक है, फिक्स भी करना है। जैसे 100 के लिए 27.27 चाहिए, तो 1 के लिए कितनी चाहिए होगी, ठीक है, मतलब 100 माइनस 27.27 करके x आया मान लो, तो तुम्हें पता लग गया कि 27.27 के लिए x चाहिए, तो 1 के लिए निकाल लेना, 1 ग्राम के लिए x अपॉन 27.27 चाहिए। ऐसे ही दूसरे वाले में 15.79 के लिए y चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी y अपॉन 15.79। अब इसका और इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, ये मैं भूल गया था, दिमाग से उतर गई, इसका और इसका जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो है ये एक दूसरे के या तो सिंपल मल्टीपल आएंगे या फिर सेम आएगा। सिमिलरली इसमें करना है कि भाई 22.6 ग्राम फॉस्फोरस के लिए Cl3 कितनी बनी है, कितनी दे रखी x, तो 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए Cl3 कितनी आ जाएगी x अपॉन 22.6। ऐसे ही इसमें 91.2 फॉस्फोरस है और H3 कितनी है y, तो 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए H3 कितनी आ जाएगी y अपॉन 91.2। तो इसका और इसका जो रेशियो आएगा वही इसमें जो रेशियो आएगा वो होगा। इसका रेशियो कैसे आएगा, HCl है कितना 97.2, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है 97.2 ग्राम, तो इसमें हाइड्रोजन निकाल लोगे तुम। हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, 100 से माइनस कर दोगे 97.2 को, ठीक है। तो मेरे सवाल करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा ये सवाल पूरा, मैं स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ बस, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तुम खुद करना, ठीक है। तो मान लो ये आ गया Z, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया 97.2 ग्राम क्लोरीन को Z ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, Z ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 ग्राम क्लोरीन को कितनी चाहिए होगी Z अपॉन 97.2, ठीक है। तो Z अपॉन 97.2 रेशियो दिस, और इधर रेशियो लोगे तो दोनों का रेशियो या तो फिक्स्ड होगा सेम आएगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। तो लॉ समझ में आ जाना चाहिए, न्यूमेरिकल्स तो तुम पे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला तुम पूरा करना HW में, ठीक है। अब आते हैं अगले लॉ पर। अगला लॉ है गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ कहता है व्हेन गैस रिएक्ट एट same temperature and pressure, their volume bear a simple ratio to one another and the product gas। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर दो गैस रिएक्ट कर रही है ना और वो तीसरी गैस बना रही है, तो इन दोनों गैसेस का और जो तीसरी गैस बन रही है
उसका सबका जो रेशियो होगा ना वो सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें दे रखा है, मान लो हाइड्रोजन है और वो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके कौन सी गैस बनाएंगी? HCl गैस। अच्छा, HCl के बारे में तुम्हें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि HCl जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। इसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं इसके, बट जब ये गैसेस फॉर्म में होता है तो ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूल लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, आयनिक कैरेक्टर होके भी ये मॉलिक्यूल है। तो एक हमने हाइड्रोजन ली, एक ही हमने क्लोरीन ली और 2 HCl बनी, तो 1:1:2 आया, ठीक है। तो सिंपल रेशियो आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लो इसका, दूसरा एग्जांपल ले लो, H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। तो बैलेंस कर ले रहे हैं इसे, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, बैलेंस हो गई। तो तुम देखो, 2 हाइड्रोजन ली, 1 ऑक्सीजन ली और 2 वाटर बना, तीनों गैसियस हैं, तीनों ये क्या हैं? ये सब गैस हैं, गैस है ना, ये सब हैं गैस। तो क्या कह रहे हैं ये? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, इन तीनों में टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करा है हमने, ठीक है। इसमें क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो इनकी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, तो 2:1:2, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये होता है गेल-लुजैक्स लॉ। सिमिलरली तुम ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न में हम सारे क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पर अभी तुम खुद ट्राई करना इसे। अब आते हैं फाइनली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में डाल्टन ने दी थी, जॉन डाल्टन ने। तो ये कहते थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको एटम्स कहते हैं। अब एटम्स ने कहाँ से लिया था? एटोमोस, ठीक है। एटोमोस का मतलब इंडिविजिबल। तो ये कहते थे कि मैटर किससे बना है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। ये क्या कहते थे इन्होंने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और जोसेफ प्रिस्ली की बात और ग्रीक फिलोसफी सारी मिला के इनने एक थ्योरी बनाई थी, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो पहला इनने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो पहला पोस्टुलेट है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड इन आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। एक ही अगर एलिमेंट है ना, मैंने तो पहले लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट क्या होता है? क्लास ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर क्लोरीन एलिमेंट कह रहा हूं मैं, तो क्लोरीन एलिमेंट के सारे एटम्स क्लोरीन ही होंगे, सेम होंगे बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये उनका साइज, उनका शेप, उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एंड दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे CO 12:16, ठीक है, या फिर H2O 2:16। तो इसको सिंपल कर लेंगे तो 1:8। तो सिंपल रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स may combine in different ratio to form more than one compound। सेम एलिमेंट की, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे CO2 और CO,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए H2O भी बना सकते हैं और H2O2 भी बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो दो तरीके के एटम मिलके दो तरीके के कंपाउंड भी बना सकते हैं। Atoms is the atom is the smallest particle that takes parts in a chemical reaction. एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें लग रही होंगी कि ये तो एक गलत चीज़ है, तो भाई ये थ्योरी पुरानी है, बाद में इसकी लिमिटेशंस भी आएंगी। ठीक है, लास्ट है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है, ये भी इनका कहना था। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। पुरानी थ्योरी है, नई डिस्कवरीज होती रहेंगी, लिमिटेशंस आती रहेंगी पुरानी थ्योरीज में। लिमिटेशन है फेल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैसियस वॉल्यूम्स ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन एस्पेक्ट्स, मास, साइज एंड वैलेंसीज। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये कि तुमने कह तो दिया कि सेम एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं हर एस्पेक्ट में, पर वो सेम क्यों होते हैं वो ये नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या प्रोटॉन का नंबर सेम होता है या न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, ये तो इन्हें पता ही नहीं था, तो इस वजह से ये नहीं बता पाए। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस थ्योरी में। नो कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमें कहाँ पता चल रहा है इस थ्योरी में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और भी बहुत सारी लिमिटेशंस। आइसोटोप्स आ गए फिर, है ना, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स हो गए कि जिनके मास डिफरेंट है। तो इनने कह दिया था कि सेम एलिमेंट के तो सभी एलिमेंट्स, सभी एटम्स का मास सेम होता है, पर सेम एलिमेंट में आइसोटोप्स भी होते हैं, आइसोटोप्स का तो मास, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस हुई तो फिर इसमें करेक्शन की गई और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई गई। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम की जो इंडिविजिबिलिटी थी ना, कि एटम्स को और उसमें पार्ट नहीं हो सकते, वो ठीक करी गई। कब? जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में ऐड करा गया इसमें। रेशियो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया गया कि या तो फिक्स हो सकता है और बट नॉट ऑलवेज भी सिंपल। ठीक है, फिक्स होगा बट हमेशा सिंपल हो ये ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला फिर बाद में। इन्होंने तो एटम को बोल दिया था, पर उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम ख़त्म ही नहीं हो सकता, पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तक करते हैं इस बार। और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे जो रियल चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन सच में बनते हैं। देखो मैं सही बता रहा हूँ, अभी जो हमने 3 लेक्चर करे हैं ये बेसिक बहुत ज़रूरी है आगे का चैप्टर समझने के लिए। ये 3 लेक्चर जिसने कर लिए उसका बहुत ईजी जाएगा। अब तो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास जब बोलूँगा ना तो तुम बहुत ईजी। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने देखा कि सबने गलत पढ़ा रखा है, सबने बिल्कुल गलत पढ़ा रखा है, जो साइंटिफिकली ठीक ही नहीं है। वो भी मैं तुम्हें कल बताऊंगा अगले लेक्चर में। खैर, अब तुम्हें जब रिलेटिव एटॉमिक मास, एटम और एटम का स्ट्रक्चर, या फिर अगले चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर भी आएगा, है ना, या फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मोल क्या होते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स या एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कौन थे, तुम्हें सब कुछ बहुत ही ईजीली तुम ग्रेस्प कर पाओगे वो सब। तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास से। हाँ, ये जो 3 लेक्चर से इनसे बहुत ही कोई ऐसा आज तक सवाल नहीं आया है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा कोई सवाल नहीं आए। तो अगर तुम पे नहीं हो रहे सवाल ये वाले तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, वैसे तो हो जाने चाहिए, बहुत ईजी सवाल है, बट इनसे कोई ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है।
ठीक है, आएगा तो इसी लेवल का होगा। ठीक है, उस लेवल के ये सवाल हमने कर लिए हैं। मैक्सिमम लेवल के सवाल में लेके चलता हूँ, सबसे इजी वाला, फिर उससे टफ, फिर सबसे टफ। ठीक है ना। तो अब जो लेक्चर आएंगे ना, वहां से शुरू होगा जो मेन चैप्टर में जो अब तक PYQs आए हैं ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, मेंस में, एडवांस में, तो वहां से आए हैं बहुत सारे। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जितनी थ्योरी रिलेवेंट होगी हम उतनी थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिस हमने पढ़ लिया चैप्टर का, जितना बेसिक्स था। अब हम जितनी रिलेवेंट थ्योरी होगी उतनी पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की है भाई। ठीक है ना। ठीक है, ओके, बाय।